नमस्ते दोस्तों, मैं हेमेंद्र एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ। आज हमारी कंप्यूटर की कुछ नई क्लासें लेके, है ना। नई क्लासें हैं। नई क्लासों के साथ हम आगमन करेंगे उन चीज़ों का जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रोटोकॉल, कि प्रोटोकॉल क्या होता है और क्या एक प्रोटोकॉल का सब टाइप होता है। तो उसी क्रम में अगर हम देखें तो हमने जो लास्ट देखा था प्रोटोकॉल, वो आपका कुछ ये था, है ना दोस्तों। तो प्रोटोकॉल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर देखा था हमने। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में हमने प्रोटोकॉल देखा था। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने प्रोटोकॉल कह दिया। तो बिल्कुल यहाँ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में हमने आपको देखा था प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन नेम, टॉप लेवल, फाइल और एक्सटेंशन। कुल मिला के ये जो पूरा पैरामीटर होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का, यानी कि यूआरएल का, वो पर्टिकुलर पार्ट क्या कहलाता है, ये चीज हमने देखी थी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं कुछ इंटरनेट के बारे में, कि जो हम इंटरनेट में देख ही रहे थे। तो इंटरनेट के बारे में हम और एडवांस देखते हैं कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या रही, क्योंकि इंटरनेट जो आज आप यूज कर रहे हैं वो एक ही दिन में इतना डेवलप नहीं हो गया था दोस्तों, है ना। तो वो जो इंटरनेट है जो आज के प्रेजेंट टाइम में हम यूज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो इंटरनेट एक्चुअली बना कैसे और उसमें कौन कौन से पैरामीटर कब ऐड होते चले गए। आज आप जीमेल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं और न जाने क्या क्या, तो वो सारी चीजें कहाँ से आई, है ना। ये सारी चीजें कब कब डेवलप हुई, इन सब चीजों को हम विस्तार से देखेंगे दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं कि वो जर्नी जो हमने इंटरनेट के साथ तय की। चलिए तो हम छोटा सा देख लेते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की जर्नी क्या रही, कहां से डेवलप हुआ। देखिए दोस्तों, हमने शुरू में जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि 1957 में, यानी कि 1957 में हमने आपसे एक बात कही थी कि यूएस आर्मी और रशिया के बीच, जब वो यूएसएसआर था, है ना, यूएस आर्मी और रशिया के बीच में वॉर चल रहा था और यूएस आर्मी चाहती थी कि उसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो किसी भी तरह से टूटे ना, क्योंकि एक वॉर में कम्युनिकेशन टूट जाना आपकी सेना के लिए बहुत घातक हो सकता है। तो वो ये चाहते थे कि यूएसएसआर से हमारा जो वॉर है वो कंटिन्यू इस तरह बना रहे, पर किसी भी तरह से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो टूटे ना। अब इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए इन्होंने जो इजाज की, इसके लिए इन्होंने जो चीजें देखी वो ये थी कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो हमें कम्युनिकेट रखे ऑल ओवर टाइम। तो उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक नेटवर्क स्थापित किया। क्या नेटवर्क था सर? नेटवर्क था आर्फा नेटवर्क, है ना, आर्फा नेटवर्क था। यही चीज हम यहां देख रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा क्रिएट एन एजेंसी, एक एजेंसी का क्रिएशन किया गया जिसका नाम आर्फा था, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। यही एजेंसी जो थी आर्मी में फर्स्टली यूज आ रही थी। कब ये आ रही थी? 1957 में। तब ओनली फॉर मिलिट्री यूज ये जो नेटवर्क था उस वक्त किस लिए यूज किया जा रहा था? ओनली यूएस आर्मी के लिए ही यूज किया जा रहा था। ये बात है दोस्तों 1957 की। चलिए आते हैं 1969 में। 1969 में आपको क्या देखने को मिला? 1969 में आपको फर्स्ट नेटवर्क आर्पानेट जो है वो देखने को मिला, क्योंकि ये जो हमने आप ये चीज देखी, ये चीज क्या हुआ था यहां, हमने देखा कि ये चीज जो हमने देखी उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के लिए, यानी कि आर्मी के लिए परमिशन थी। पर 1969 में ये पब्लिकली भी यूज हो गई, है ना, पब्लिकली भी यूज होना स्टार्ट हो गई। किसके लिए? हेल्थ, एजुकेशन, है ना, किसके लिए? हेल्थ, एजुकेशन। एक मिनट, थोड़ा इसे ऊपर ले लेते हैं ताकि आप भी देख सकें कि मैं क्या लिख पा रहा हूं। चलिए, किसके यूज हो रही थी? आर्मी के लिए, हेल्थ, एजुकेशनल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और यूनिवर्सिटीज में। तो ये यूज हो रहा था 1969 में, जब आर्पानेट पब्लिकली कर दिया गया ओनली यूएसआर में, यूएसए में, है ना। तब कहा? यूएसए में आपको पब्लिकली कर दिया गया, तो वहां आपको ये चीज देखने को मिली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 1972 की बात। इंट्रोड्यूस ईमेल, पहला ईमेल जो आपका रे टॉमलिंसन के द्वारा दिया गया। ईमेल आपका यहां से स्टार्ट हुआ, है ना। देखिए हम जीमेल की बात नहीं कर रहे दोस्तों, है ना, हम बात कर रहे हैं ईमेल की। ईमेल, है ना, ईमेल जो इंट्रोड्यूस हुआ आपका 1972 में टॉम लिंसन, है ना, रे टॉम लिंसन। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया? रे टॉम लिंसन के द्वारा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम।
तो 1989 की बात करते हैं। बात आती है 1989 में। अभी तक हमने देखा 72 में आपको डेवलपमेंट ईमेल मिल गया था, 69 में पब्लिकली कर दिया गया था। अब बात आ जाते हैं 83 में। 83 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको www वर्ल्ड वाइड वेब का इंट्रोड्यूस हो चुका था। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली द्वारा। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली द्वारा। अब क्योंकि वो www आ गया था, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, www क्या होता है? ये एक तरह का बहुत सारे वेब पेजेस, वेब का एक जाल होता है ना। या सिंपल सा आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि एक स्टोर रूम में जहां सब कुछ पड़ा है और अथाह मात्रा में पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ। तो एक पूरा का पूरा स्टोरेज जहां बहुत कुछ बिखरा पड़ा है, आपको जो चाहिए वहां से ला सकते हैं। तो वो एक तरह का हो गया आपका www, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। और आप गए उसके अंदर से और कोई चीज़ उठा के अपने साथ ले आए घर पे, है ना। आप हो गए एक तरह के वेब ब्राउजर। तो www जहां पर बहुत सारे वीडियोस, फोटोज, टैग्स, डायरेक्शन, सब कुछ मिलेगा आपको। एक पूरा पूरा डेटाबेस वहां रखा है। आपको जो चाहिए अपने वेब ब्राउजर के माध्यम से जाइए, सर्च कीजिए और ले आइए। तो वो www टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। और कब इंट्रोड्यूस हुआ ये मार्केट में? 1989 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं 1991 की बात। देखिए 1991 में आपको वेब ब्राउजर www, जिस www को एजाज किया था टिम बर्नर्स-ली ने, वहां पर आपको नेक्सस नाम का एक वेब ब्राउजर देखने को, नेक्सस जो है उसका एक वेब ब्राउजर देखने को मिल जाएगा। 1992 में आपको फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर जिसका नाम था लाइनक्स, है ना। क्या नाम था? लाइनक्स। लिनक्स नहीं था, दोनों, है ना। लाइनक्स अलग है, लिनक्स अलग है, दोनों चीजें अलग हैं आपकी। ये आपका वेब ब्राउजर है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो आप नाम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लाइनक्स था, लाइनक्स आपका फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर था। इसके बाद 1993 की बात आती है दोस्तों। कहाँ की बात आती है? 1993 की बात। मोज़ेक फर्स्ट ग्राफिक वेब ब्राउजर, पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर। आज आप देखते हैं ना वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम, है ना, मेजर गूगल क्रोम, मोजिला हो गया, है ना, एज हो गए, सफारी हो गए, ये सारे आपके ग्राफिक बेस्ड ही हैं। ग्राफिक बेस्ड है ना, क्योंकि आपको वहां पे हर तरह की चीज ग्राफिकल यूजर में मिल जाती है। जैसे कि आप ये खोलें, है ना, आपने वेब ब्राउजर खोला, ये देखिए पूरा ग्राफिकल आ गया। इसमें कोई भी आपको टाइप नहीं करना पड़ा, आइकन्स दिख रहे हैं। तो जहां पर आपको आइकन्स, फाइल, पिक्चर्स वगैरह सब कुछ एज इट इज शो होता है, वो आपका ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। जो टेक्स्ट बेस्ड था वो कौन सा था? लाइनक्स, है ना दोस्तों। तो ये जो 1993 में मोज़ेक आया था फर्स्ट, जैसे कि आपका ये गूगल क्रोम है ना, मोजिला है, वैसे ही मोज़ेक नाम था उसका। जो फर्स्ट वेब ब्राउजर आया था उसका नाम क्या था? मोज़ेक, जो 1993 में आया था। अब आते हैं 1994 की बात। देखिए कंटिन्यूसली अगर आप इजाज देखेंगे तो यहां से 1991 से 89 के बाद आप कह दीजिए कि एक तरह का रेवोल्यूशन चालू हो गया था, है ना। रेवोल्यूशन यहाँ हमारे यहाँ या फिर वर्ल्ड में नेट का जो है रेवोल्यूशन चालू हो गया था। और हमारे इंडिया में हम एक बात करें तो कहीं ना कहीं 1991 से इस ईयर से ही आपको कहीं ना कहीं इंडिया में भी रेवोल्यूशन देखने को मिल जाएगा कि जो कंप्यूटिंग के फील्ड में इंडिया का जो उत्तरदायित्व बैठा, या फिर कह सकते हैं इंडिया ने उस चीज को जब सीरियसली लेना चालू किया, तो वो 1991 से ही दिखती है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं 1994 से। यूआरएल डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। फिर एक बार टिम बर्नर्स-ली साहब ने अपना एक तरह का कह सकते हैं कि प्रतिमान स्थापित करवाया, जब उन्होंने www के बाद URL भी डेवलप किया, है ना। तो URL और www दोनों किसके द्वारा दिए गए हैं? टिम बर्नर्स-ली द्वारा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बात आती है 1995 की, है ना। 1995 यहां उद्भव होता है याहू और इंटरनेट एक्सप्लोरर का। किसका दोस्तों? याहू और इंटरनेट एक्सप्लोरर का। दोस्तों यहां आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूं, आप मुझे बताइए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो कब बंद किया गया बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर कब बंद किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और एक और चीज, ये याहू यहां आपको सर्च इंजन देता था एक समय में, आज भी देता है, पर कब, किस समय में गूगल का जो सर्च इंजन है वो आ चुका था मार्केट में। यानी कि आपके लिए क्वेश्चन एक ये भी है कि वेब ब्राउजर में मतलब सर्च इंजन के लिए गूगल कब आया, है ना। सर्च इंजन के फील्ड में गूगल कब आया। ठीक है, चलिए 1997 की बात कर लेते हैं। वेब ब्लॉगिंग, जो आज आप ब्लॉगिंग देखते हैं ना, जहां आपको कहीं फूड ब्लॉगर हैं, है ना,
कोई आपके स्ट्रीमिंग ब्लॉगर हैं, कोई टेक ब्लॉगर हैं। तो ये ब्लॉगिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो गूगल ने आपको वो आपको नेट पे देखने को मिली, वो 1997 में देखने को मिली, है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं हमारे गूगल बाबा, 1998 में गूगल का उद्भव हुआ कि आइए गूगल साहब, आपका भी नेट में बहुत बहुत योगदान रहेगा, इस बात को हम जान लेते हैं, आप भी आ जाइए। 1998 में गूगल का उद्भव हुआ, यानी कि 1998 में गूगल आ गया। 2001 दुनिया भर की खबर, दुनिया भर की जानकारी है एक एक व्यक्ति के लिए जो भी फेमस है, विकिपीडिया, है ना। क्या कहते हैं, विकिपीडिया बाबा, विकिपीडिया आ गया आपका 2001 में। दोस्तों आगे चलते हैं 2004 में, सबसे इंपॉर्टेंट और एक समय का बहुत फेमस जाना हुआ नाम फेसबुक 2004 से प्रचलन में आया। फेसबुक जो कि 2011, 12, 13 ये समय फेसबुक का एक पीक समय था, है ना। कहते हैं कि 2011 में जितने अकाउंट पिछले 3 साल में बने, 2011 में फेसबुक पे उतने ही यूजर 2011 में आ गए, यानी कि 8, 9, 10 में जितने यूजर थे उतने ही यूजर या उससे ज्यादा यूजर आपको 11 में देखने को मिल गए फेसबुक पे। चलिए बात आती है 2005 की, है ना दोस्तों, ये 2005 है, थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। बात आती है 2005 की, यहाँ आपको YouTube देखने को मिल जाएगा, वही YouTube जहां पर आप देख के अभी पढ़ रहे हैं, है ना दोस्तों। तो YouTube का भी एक तरह का जन्म हुआ था 2005 में, हैप्पी बर्थडे टू यू इसका भी। फिर 2006 ट्विटर, उड़ती हुई चिड़िया, एलन मस्क वाली, आजकल मस्क साहब बहुत इसको भी लेके चर्चा में है ना। एलन मस्क आपके लिए जानना थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं, स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक हैं वो एलन मस्क हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में ट्विटर भी खरीदा है। तो उड़ती हुई चिड़िया कब आई, 2006 में। वहीं बात कर लेते हैं 2007 में। देखिए दोस्तों, अब आया आपके लिए छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज, जहां मैं वहां आपको कह रहा था कि ईमेल ना कि जीमेल, यहां आपका आया है जीमेल। क्या आया दोस्तों, जीमेल डज पब्लिकली, साथ में आपका जीमेल पब्लिकली आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहां तक का ये जो सफर हमने देखा, ये इंटरनेट का सफर था दोस्तों। कैसे इंटरनेट डे बाय डे हमारी जिंदगी में आता चला गया और हमारी जिंदगी और इजी करता चला गया, अगर आप सदुपयोग करते हैं तो, वरना अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ाता चला गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है डीएनएस, है ना। डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, दोनों ही आपको देखने को मिल जाता है। क्या होता क्या है डीएनएस, देखिए दोस्तों, हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था, जहां हमने बात की थी डोमेन नेम की, ये जो आपका डोमेन नेम है इसकी, पर यहां पे हम पूरा एक तरह से बात कर लेंगे किस चीज की, यहां हम पूरी तरह से एक बार बात कर लेंगे यहां से इस फील्ड से लेकर इस फील्ड तक की, ये पूरा एरिया हम डीएनएस में कवर करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं कि डीएनएस में क्या चीजें हैं, है ना। देखिए डोमेन नेम सर्वर यानी कि डीएनएस, आपका डीएनएस करता क्या है, क्या काम है डीएनएस का। सिंपल सी भाषा में अगर हम बोलें तो मानव का जो कहीं ना कहीं मस्तिष्क है ना, हमारी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हम नंबर से ज्यादा नाम पे बिलीव करते हैं, है ना। आपको अगर मैं कह दूं कि हे मिस्टर 3, तो शायद आप याद रखने में उतना संभव नहीं है, या फिर मैं आपके लिए ना कह के किसी थर्ड पर्सन उसके बारे में बताऊं कि नंबर 567, उसके बारे में मैं आपसे कोई बात कहूं तो शायद 1 दिन 2 दिन या 4 दिन आप बात को याद रखेंगे, पर आप भूल जाएंगे। पर वहीं अगर मैं कहूं कि मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मैं महेश की, है ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, महेश की, या फिर XYZ जो भी नाम है किसी भी व्यक्ति का, उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो आपको वो नाम याद रहेगा। इट मींस हमारी जो मेमोरी है वो अल्फाबेटिक पे याद ज्यादा रखती है ना। नंबर की बजाय हम नंबर की बजाय नेम पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी था, यही चीज एडमायर की गई, यही चीज रिसर्च की गई। तो वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं पाया कि क्यों ना हम इस चीज को इस तरह बनाए कि हमें पीसी में यूज करने के लिए और इजी हो जाए, और नेम और डेटा उनकी जो संख्या है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाए। तो यहां क्या होता है कि
डीएनएस आपका जो गूगल है, आप जो भी वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे कि आपने अभी सर्च की www.google.com, है ना, तो ये गूगल क्या वेब सर्वर पे जाएगा और इसी नाम को खोजेगा कि गूगल आइए, आपकी ज़रूरत है, आपको बुलाया गया है यूज़र ने, ऐसा नहीं आएगा। जब गूगल पे यहाँ आएगा तो यहाँ पे ये इसको तो देगा गूगल, और यहाँ से एक नंबर लेगा, फर्ज कीजिए कि 3210011011.22, ऐसा कोई नंबर लेगा, है ना, और ये लेके आएगा आपकी वेबसाइट पर, है ना, आपकी वेबसाइट के इस पेज पर, यहाँ पर जहाँ ऊपर आप नॉर्मली एड्रेस देखते हैं, यहाँ पे आपको टाइप कर देगा। तो ये जो सारा कन्वर्जन है ये कौन करेगा, ये सारा काम करेगा कौन? तो ये सारा काम ही ये आपका डीएनएस भैया करते हैं। कौन करते हैं? डीएनएस भैया। डीएनएस भैया कहते हैं कि सर एक काम करो, आपकी तो मेमोरी इतनी शार्प है नहीं, आप मुझे दे दो, मैं उस चीज़ को कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा आपका एड्रेस, आप चले जाना वहाँ। बोले ठीक है, तो क्या करना होगा मुझे? वो बोलता है कुछ नहीं करना है सही भैया, आप तो लाके मुझे यहाँ पर एड्रेस पुश कर दो। ये मेरा रिजॉल्वर है। बोले क्या करता है भैया आपका रिजॉल्वर? भैया ये करता है हमारा रिजॉल्वर कि जितनी इंफॉर्मेशन हम यहाँ कंटेन करके रख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज आती है, उनको हम यहीं पे ही एड्रेस दे देते हैं कि रिजॉल्वर सर आप एक काम करना, जो मेजर हैं उनके एड्रेस यहीं रख लो। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये जो प्रोसेस यहाँ जानी है, उसके बाद यहाँ जानी है, फिर यहाँ से यहाँ आनी है, उसके बाद यहाँ आनी है, ये सारी प्रोसेस बच जाएगी, समय कम लगेगा और इस यूजर को यहीं से ही आपको मिल जाएगा आउटपुट। ठीक है, ये तो हुआ शॉर्टकट बात। अब कोई ऐसी वेबसाइट जो रोजमर्रा में यूज नहीं आ रही है पर चाहिए उसका है आउटपुट, क्या करेंगे? तो आपने दिया इनको रिजॉल्वर को कि रिजॉल्वर भैया एक काम कीजिए, आप लीजिए अमेजोन, इसको ले जाके आप दे दीजिए यहाँ। अमेजोन यहाँ पर आएगा, यहाँ से लेगा, इसमें सर्च करेगा कि अमेजोन अपने पास रखा है क्या भैया? रिजॉल्वर बोलेगा नहीं सर, अमेजोन जो है वो तो है नहीं हमारे पास। क्यों सर? ये सर हमारा रोज यूज नहीं आता ना। ओके कोई बात नहीं, रिजॉल्वर यहाँ से लेके जाएगा आउटपुट इनपुट आपका रूट नेम के पास। किसके पास? रूट नेम सर्वर के पास। रूट नेम सर्वर कहेगा कि देखिए साहब, मेरे पास जो फैसिलिटी है, मेरे पास जो फैसिलिटी है वो मेरी जो फैसिलिटी वो तो बहुत बड़ी है ना, पर मेरे सबऑर्डिनेट जो है ना वो आपका काम कर देंगे। बोले कैसे? देखिए यहां पर आने से पहले हम एक छोटी चीज और समझ लेते हैं, है ना। छोटी चीज क्या समझ लेते हैं कि रूट नेम एक तो मेजर पार्ट होता है और इसके सबऑर्डिनेट, अभी आपने कहा कि मैं तो नहीं पर मेरा सबऑर्डिनेट कर लेगा, तो सबऑर्डिनेट कौन हो गए? सबऑर्डिनेट हो गए जैसे कि .com, .gov, .educator, .mil, मिलिट्री, है ना। और कौन हो गए सर? और हो गए .in, है ना, .uk, .usa। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे वेरिएंट दे रखे हैं, है ना, बहुत सारे वेरिएंट है। तो सर इससे क्या होगा? एक काम कीजिए, आपका कौन सा डोमेन है? बोले मेरा जो डोमेन है सर वो है मेरा google.com, है ना। क्या है मेरा? google.com। एक काम कीजिए, आप आइए मेरे कॉम के पास, है ना, .com के पास आइए। रूट ने किसको भेजा? .com के पास भेजा। .com कौन है? ये ही आपका है ये जो .com है, और ये पूरी एंटायर कैटेगरी जो है ये आपकी कहलाती है टॉप लेवल, है ना। तो ये कहता है रूट कि आप जाइए टॉप लेवल के पास, टॉप लेवल आपकी कैटेगरी वाइज आपको अपनी चीजें दे देगा। बोले ठीक है सर, आपने कहा तो मैं ये भी कर लेता हूं। वहां से .com आया .com के पास। अब .com जो है वो अपनी लाइब्रेरी तलाशेगा। .com क्या करेगा? अपनी लाइब्रेरी में से तलाशेगा, फिर उसको दिख जाएगा कि हाँ यार मेरे पास गूगल का एक फोल्डर है, चलिए गूगल का फोल्डर आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका गूगल का फोल्डर। अब यहां पर गूगल के फोल्डर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों। डोमेन का नेम, डोमेन का एड्रेस, कब तक वो वैलिड रहेगा, है ना,
उसमें कितने लोग आ चुके हैं, उसकी कितनी रिपीटेशन है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो यहां से गूगल इसने सर्च किया, यहां पर एक एड्रेस पड़ा था, ये पर्टिकुलर गूगल का एड्रेस नहीं है, मैं मेजरली आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ना। ये एड्रेस पड़ा था, ये एड्रेस लेके गया, ठीक है। अब ये जो हम यहां तक आ चुके हैं, इसे क्या कहते हैं, ये जो लेवल हम यहां तक, देखिए हमने एक चीज देखी कि रूट नेम सर्वर यहां है, टॉप लेवल यहां है, ये जो हम यहां तक आ गए हैं, है ना, ये वाला ऑथोरिटी नेम सर्वर, ये जो एरिया है ये पूरा आ जाता है आपका ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। ये जो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर है ये वापस आएगा अपने इस प्रोसेस के पास कि भैया हम आपको देते हैं, आप रिजॉल्वर साहब इसको दे दीजिए, ये आपको देगा, फिर रूट के पास जाएगा, रूट वापस रिजॉल्वर को देगा। क्यों इतनी प्रोसेस, क्यों इतनी प्रोसेस? इसीलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं रूट की, है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, रूट की। ये जब तक उस चीज को वेरीफाई नहीं करेगा तब तक ये डायरेक्ट इसको नहीं दे सकता। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है ना दोस्तों। तो ये जो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये सारे एक दूसरे को वेरीफाई करते हुए आपके पीसी तक आएंगे, और ये जो सारा माजरा है इसी तरह चलेगा। यानी कि एक बार फिर देखते हैं, पीसी ने रिजॉल्वर को दिया, रिजॉल्वर के डेटा में वो चीज नहीं थी जो रोजमर्रा आती है, तो उसने रूट को दिया, रूट ने वापस रिजॉल्वर से कहा एक काम कीजिए, आप टॉप लेवल के पास जाइए। टॉप लेवल ने अपनी डिक्शनरी खोली, उसने कहा ठीक है बिल्कुल मेरे पास आइए, एक काम कीजिए आप अथॉरिटी के पास जाइए, क्योंकि उसके पास वहां का नीचे का जो डेटा है जो आपको चाहिए वो उसके पास है। रिजॉल्वर वापस अथॉरिटी के पास आता है, अथॉरिटी वापस उसको देती है कि ठीक है मैंने आपको दे दीजिए, आप एक काम कीजिए टॉप लेवल को बता दीजिए। टॉप लेवल के पास आता है, टॉप लेवल कहता है रूट, रूट के पास आता है, रूट कहता है फाइनली क्लियर है, अब आप ले जाके दे दीजिए पीसी को। तो फाइनली ये पीसी को ले जाकर दे देता है। इतनी जो इंटरनली मैंने आपको इस बताई है ये इसीलिए कि आप समझ पाए कि आपका जो डोमेन नेम है वो किस तरह से स्टोर होता है, कैसे वो वर्क करता है और कैसे आपके पास आता है। तब जाके आपके पीसी में यहां पर जो आप देखते हैं चलिए हाल फिलहाल तो मुझे मिल नहीं रहा है, इसका बड़ा खेद रहेगा मुझे, है ना। तो तब जाके आपका जो सिस्टम नंबर है वो आपको यहां से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था अभी जो हमने देखा डोमेन का, इस तरह आपका वर्क करता है पूरा आपका डोमेन नेम सिस्टम। क्या वर्क करता है दोस्तों, इस तरह आपका डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम कह दीजिए या डोमेन नेम सर्वर कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं वो आपको सूटेबल है। दोनों आपको इसीलिए लिखवाए हैं क्योंकि कहीं कहीं सिस्टम भी दे रखा है और कहीं कहीं सर्वर भी दे रखा है, तो हम उस चीज से अफेक्टेड ना हो, हम उस चीज को लेके कहीं ऐसा ना लगे कि यार सर आपने तो वो चीज बताई नहीं। इसलिए दोस्तों मैं आपके सामने ये दोनों चीजें लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, यानी कि आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बहुत आजकल कॉमन चीज़ है, आप जानते भी होंगे, पर क्योंकि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव पे हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, तो हम इस चीज़ को भी ज़रूर देखेंगे। आज की डेट में तो आपको इंटरनेट के एक्सेस के लिए इतनी सारी कंपनियां हो गई है ना, कि आप
किसी को भी फ़ोन करें, कोई भी आपके घर आके लगाया जाएगा आपको, किसी भी कंपनी को फ़ोन करें वो आके आपके घर एस्टेब्लिश कर जाएगा, उस चीज़ को इंस्टॉल कर जाएगा। आज की डेट में अगर देखें तो कौन कौन से हैं, जैसे कि एयरटेल है ना, वोडाफोन है और आइडिया, क्योंकि अब तो दोनों मर्ज हो गए, ठीक है। और इसके बाद सबसे बड़ा आज के डेट में जियो है ना, बीएसएनएल है। तो इतने लोग तो आज भी प्रोवाइडेड हैं। ये तो वो हैं जो मेजर मैं बता पा रहा हूं, है ना, जो पॉपुलर हैं आज की डेट में। ये लोग तो हैं आईएसपी, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा देते हैं। जब ये नहीं थे, इतने मेजर प्लेयर नहीं थे, तब कौन था, है ना। तो अगर हम बात करें कि जब ये नहीं थे तो मेजर प्लेयर इनके अलावा कौन कौन थे, इनके अलावा जब आपने स्टार्ट में देखा तो वीएसएनएल था और एमटीएनएल था। बीएसएनएल तो तब भी था। ये 3 प्लेयर मेजर थे। अब आईएसपी होता क्या है, चलिए इससे समझ लेते हैं आईएसपी होता क्या है। आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो व्यक्ति, वह कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती है। कैसे प्रोवाइड करेगी सर, देखिए पहले जो हुआ करता था, आपने देखा होगा डायल अप कनेक्शन आते थे, है ना। डायल अप कनेक्शन में आपको एक जो तार हुआ करता था वो आपके पीसी में लगता था, दूसरा जो वायर हुआ करता था केबल, वो आपकी टेलीफोन में लगा करती थी। फिर आप एक नंबर डायल करते थे पर्टिकुलर, वो नंबर डायल करने के बाद आपको इंटरनेट एक्सेस करने का मौका मिल जाया करता था। क्यों, यही हुआ करता था, है ना। ये होने के बाद फिर आया कहीं ना कहीं मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। उसने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की कि सर आप एक काम कीजिए, इंटरनेट तो आप हमारे अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यूजर ने कहा तो फिर मैं डायल अप छोड़ के आपके पास क्यों हूं, बोले सर हम जो है ना डायल अप से ज़्यादा अच्छी स्पीड देते हैं। बोले ये बात तो सही है यार, क्योंकि मुझे चाहिए स्पीड। यूज़र क्या चाहता है कि उसको इंटरनेट स्पीड मिले। तो यूज़र कहता है कि ठीक है मुझे स्पीड मिल रही, मैं मॉडेम यूज़ करूंगा। तो नई टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद आपने मॉडेम यूज़ किया। तो ये जो सारे पैरामीटर हैं ये टेक्नोलॉजी के साथ बदलते गए। इन सबको सर्विस कौन दिया जा रहा था, अभी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो आपको इंटरनेट सर्विस या इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। जो एमटीएनएल और बीएसएनएल था ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे तब। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो मेजर करते क्या हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मेजर करते क्या हैं। देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मेजरली आपके वो काम करते हैं जो आपके अदर चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग बनाना, इंटरनेट कनेक्शन को अच्छे से एस्टेब्लिश करना और बीच में इंटरनेट कनेक्शन टूट ना जाए, उस चीज़ का ध्यान रखता है। एक मिनट दोस्तों, पानी पी लेता हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखता है। ये सारे काम कौन करता है, ये सारे काम करता है आपका आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बहुत बार आपने देखा है, पहले ऐसा हुआ करता था कि जब आप नेट चला रहे हैं, सर्फिंग हुए जा रही है हुए जा रही है हुए जा रही है, जो पेज लोड होना है वो बहुत ही धीमी गति से होता था। वो एक समय था जो हमने देखा था। आज समय क्या, आज समय आप देखिए दोस्तों, आप सिंपल सा एक ब्राउज कीजिए। आपने ब्राउज करने से पहले जैसे ही आपने खोला, आपने जस्ट क्लिक किया और यहाँ पेज इंस्टेंट विद इन 10 सेकंड के अंदर आपको लोड होके मिल जाता है। तो ये जो स्पीड है ये कहीं ना कहीं एनहेंस हुई है, ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है बाय आईएसडी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, है ना। पहले जो स्पीड आया करती थी वो कहीं ना कहीं केबीपीएस में आया करती थी, फिर एमबीपीएस हो गई, पहले किस में आया करती थी, केबीपीएस में, फिर एमबीपीएस हो गई, फिर जीबीपीएस हो गई, यानी कि किलोबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड और गीगाबाइट पर सेकंड। कहीं ना कहीं आपको
इसी फॉर्म में स्पीड देखने को मिलती है। तो ये जो चीज थी ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, है ना, ये चीज आपको इंटरनेट सर्विस देती थी, इन चीजों को आप देखते हैं। तो ये हमको देखने को मिलती है कहीं ना कहीं कि आईएसडी क्या है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है, और आज की डेट में इंटरनेट क्या है, ये चीजें हमने कहीं ना कहीं अभी देखी हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमने जो देखा उसको जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। दोस्तों आज हमने देखा कि हिस्ट्री देखी हमने, 1957 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने आपका आर्पानेट लेके आए, ठीक है, जो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री यूज के लिए होता था। 1969 में आपको फर्स्ट आर्पानेट देखने को मिला जो आपका डेवलप्ड था, है ना, पहले एक टेस्टिंग थी उसके बाद एक डेवलप्ड था। उसके बाद बात करते हैं 72 में इंट्रोड्यूस ईमेल बाय रे टॉमलिंसन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है कि 1973 में आपको फर्स्ट टाइम इंटरनेट टर्म देखने को मिली थी। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, आर्पानेट, है ना, इंटरनेट नहीं मिली, तो फर्स्ट टाइम इंटरनेट कब मिली, 73 में। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम आगे की तरफ, 74 में टीसीपी आईपी देखने को मिले आपको। टीसीपी आईपी एक तरह से कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों आपको 74 में देखने को मिले। बात करते हैं 81 की, टर्म यूज इंफॉर्मेशन पाथवे, इंफॉर्मेशन पाथवे आपको देखने को मिली। इसके बाद 1984 में डीएनएस देखने को मिला आपको, है ना। इसके बाद 1985 की बात करें तो डायल अप कनेक्शन आपको देखने को मिला। ये स्लाइड रह गई थी ना दोस्तों, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये स्लाइड रह गई थी, ये स्लाइड हम देख नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं, इसको वापस देख लेते हैं। 1973 में आपका फर्स्ट इंटरनेट टर्म यूज हुआ। अभी तक हम आर्पानेट की बात कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे कि मिलिट्री ने यूज किया है आर्पानेट। आर्पानेट कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया और उसे पब्लिकली यूज करने, क्योंकि आर्पानेट भी आगे जाके दो भागों में विभाजित हो गया था, एक ओनली मिलिट्री के लिए, दूसरा पब्लिक और सर्वेलेंस के लिए यूज किया। तो दूसरा जो सर्वेलेंस के यूज के लिए बनाया गया था उसको आगे जाके नाम कर दिया गया था इंटरनेट। तो फर्स्ट टाइम जो इंटरनेट नाम जो उद्भव हुआ वो 73 में उद्भव हुआ। उसके बाद 74 में टीसीपी आईपी इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, क्योंकि आप जब नई चीजों की तरफ दौड़ रहे हैं तो उसके कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स बनाना जरूरी, और इन्हीं रूल, सभी रूल को मिला के जो एक नाम बना उसे आईपी कहते हैं, आईपी कहते हैं, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स को मिला के आईपी बना, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1981 टर्म यूज इंफॉर्मेशन पाथवे, यानी कि सूचनाओं का साधन, सूचनाओं का एक तरह से कहते हैं समूह, सूचनाओं का एक सड़क, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन पाथवे आपका 1981 में आया। इसके बाद करते हैं 84 की, तो डीएनएस जो हम बात कर रहे थे, जो आगे हमने अभी पढ़ा, डोमेन नेम सिस्टम, ये डिजाइन आया था आपका 1984 में, और विलियम गिब्सन ने यहाँ साइबर स्पेस भी दिया। बात करते हैं 1985 की, तो डायल अप कनेक्शन केम फॉर इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट के एक्सेस के लिए डायल अप कनेक्शन आपको देखने को मिला, है ना दोस्तों। इसके बाद आगे आ जाते हैं हम 1989 में आपको टिम बर्नर-ली ने क्या दिया, www वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं 1991 में वेब ब्राउजर देखने को मिला जो www पे रन कराया गया, नेक्सस का, ठीक है। 1992 में लाइनक्स मिला, लिनक्स नहीं, ये लाइनक्स है ना, लिनक्स नहीं है, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1993 की जर्नी में, तो मोज़ेक जो एक फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर था आपका, है ना, तो वो आपका मोज़ेक 1993 में आया। फिर आते हैं 1994 में यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डेवलप्ड बाय अगेन टिम बर्नर्स-ली द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। 1995 में याहू और इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, जो कि मैंने आपसे पूछा था याहू की जगह गूगल सर्च इंजन वो कब आया और इंटरनेट एक्सप्लोरर कब गया, आपको दोनों चीजें बतानी है। 1997 में वेब ब्लॉगिंग, यानी कि जो आज आप ब्लॉगर देख रहे हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं, वो कब उद्भव हुआ था, वो 1997 में आया था। उसके बाद 1998 में आपको गूगल का उद्भव होने का मिला, गूगल आया इंडस्ट्री में। 2001 में आपको विकिपीडिया देखने को मिला, विकिपीडिया आया इंडस्ट्री में। और 2004 में आपका फेसबुक आया, 2005 में यूट्यूब, 6 में आपका ट्विटर, और 7 में आया आपका जीमेल, जो कि पब्लिकली किया गया। वैसे आपने देखा कि
जो गूगल है वो पहले आ चुका था, पर गूगल ने जीमेल को आपको पब्लिकली कब किया? गूगल ने जीमेल को पब्लिक किया 2007 में। इससे जुड़ी हमने एक और बात देखी, कौन? एलन मस्क। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति है स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक, जिन्होंने हाल ही में तीसरी एक और कंपनी खरीदी जो थी ट्विटर, उड़ती हुई चिड़िया, है ना दोस्तों। चलिए, ये सारी चीजें आज हमने देखी। उसके बाद हमने डोमेन सिस्टम देखा। तो ये जो आज का सफर था हमने यहां तक तय किया दोस्तों। आपको ये चीजें देखते रहना है, आपको इन चीजों के बारे में पढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि आरएसएमएस भी आपका दोस्तों कहीं ना कहीं इन जो टेक वाली चीजें हैं वो वहां से भी क्वेश्चन उठा लेता है। बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं दोस्तों। आपको ये पढ़ने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, ये चीज याद करने की थोड़ी है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आप प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखें, आप अदर कंपटीशन एग्जाम के जो राजस्थान में हो चुके हैं उनमें देखें, तो ये जो चीजें वो भी आपको पूछी गई है कहीं ना कहीं। तो हम किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते हैं दोस्तों, है ना। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है, ये सारी चीजें हमें घोल के रखनी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको एग्जाम के टाइम आने से पहले आपको इन चीजों का 3 बार रिवाइज कर लेना है दोस्तों। आपको अपना कोर्स 3 बार रिवाइज कर लेना है ना। तब जाके हम श्योरिटी रह सकते हैं कि हाँ 100% हमारा सिलेक्शन पक्का है ना। चीजों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करना है, सबका एक पैकेज बनाना है और कंप्लीटली उसे फुलफिल करना है ना दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने देखा ये सारी चीजें, और अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नई चीजें लेके, कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेके जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, आप आईए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईए एग्जाम के लिए आप हमारे यहाँ कहाँ आप आ सकते हैं दोस्तों? श्री जी स्टडी सेंटर, सेक्टर 3, उदयपुर। बैचेस ऑन है दोस्तों, है ना। बैचेस चालू हो चुके हैं। जो भी दोस्त मेरे अभी तक नहीं आ पाए हैं, है ना, या आने की सोच रहे हैं, तो देखिए आपके दोस्तों एग्जाम जुलाई में है, समय काफी अच्छा है आपके पास। समय बर्बाद न करते हुए आपको गवर्नमेंट एग्जाम इस बार ये लेकर ही जाना है। आप आइए, हम आपको मिलकर तैयारी कराएंगे, आपको इनमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, सिलेबस तो आपका कोई भी कवर करवा लेगा, है ना। सिलेबस जो है वो तो आपका कोई भी कवर करा लेगा, पर इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, है ना दोस्तों। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, है ना, इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव। ये दोनों टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको उस टाइम आपको मिलेगी जब आप ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, है ना। तो आपको श्री जी स्टडी सेंटर आना दोस्तों, और जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं हेमेंद्र प्रजापति अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।